बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ तो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज की इस वीडियो में हम जो है ना पूरा प्रोसेस शेयर करेंगे स्टूडेंट वीज़ा के लिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, आपने अप्लाई किस तरह करना है और यूनिवर्सिटी आपको रिप्लाई में क्या क्या कहती है और आप किस तरह अपनी फीस जमा करवाते हैं। यूनिवर्सिटी आपसे किस तरह मतलब डॉक्यूमेंट्स लेती है और क्या क्या इसका सारा प्रोसेस है, आपका वीज़ा किस तरह लगता है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, वीडियो थोड़ी सी लंबी है, हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूंगा। ठीक है, दूसरे पार्ट्स में मैं यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूंगा कि यूनिवर्सिटी आपसे डॉक्यूमेंट्स लेगी तो आपको क्या क्या इशू करेगी और किस किस तरह मतलब यूनिवर्सिटी का प्रोसेस चलेगा। उसके बाद जो है ना मतलब हम यूनिवर्सिटी वाले पार्ट से निकलेंगे और फिर हम एम्बेसी वाले पार्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम 3 पार्ट्स में जो है ना डिवाइड करेंगे। अच्छा, पहले नंबर पे डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहले नंबर पे आपको, अगर आपने एफएससी की हुई है और आप ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपको मैट्रिक और इंटर की सनद चाहिए। ठीक है, अपने मुतलका बोर्ड से, जो आपका गुजरांवाला बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, भावलपुर बोर्ड है या कोई भी बोर्ड है, आपने अपने बोर्ड से सनद लेनी है, डिग्री लेनी है मैट्रिक और इंटर की। और अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो मतलब मैट्रिक और इंटर की सनद के साथ आपने अपने अपने मुतलका यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की सनद भी लेनी है। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी। मतलब आपने ये 3 चीज़ें ले ली, इसके बाद आपको क्या चाहिए? इसके बाद आपको, अगरचे आपने इंटर किया हुआ है या अगरचे आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने मुतलका अदारे से, आपने पंजाब कॉलेज से किया है, इंटर किया है या कहीं से भी किया है, और जो यूनिवर्सिटी वाले हैं मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उन्होंने यूनिवर्सिटी से, इंटर वालों ने कॉलेज से और ग्रेजुएशन वालों ने अपनी यूनिवर्सिटी से एक प्रोफिशिएंसी लेटर लेना है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। वो क्या होता है? वो मतलब इस बात का जो है ना तस्दीक करता है इस बात की कि आपने जो कोर्स पढ़ा है वो इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्स था। ठीक है, तो आप इंग्लिश को समझते हैं, इंग्लिश में पढ़ना लिखना जानते हैं। इसके बाद 2 रेफरेंस लेटर लेने होते हैं। ठीक है, 2 रेफरेंस लेटर, उनका क्या काम होता है? रेफरेंस लेटर ये होता है कि आपके टीचर बताते हैं कि ये स्टूडेंट अच्छा था, कैरेक्टर वाइज अच्छा था, ठीक है, और पढ़ाई में अच्छा था, और मैं इस स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ कि ये फॉरेन एजुकेशन के लिए बाहर जाए, और मेरी ख्वाहिश है कि यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी के लिए हम इसे बना के दे रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी से एक्सेप्ट करे। हम जो है ना मतलब इसके लिए वेल बीइंग का, वेल विशिंग का जो है ना इजहार करते हैं। आपने ले लिए मतलब रेफरेंस लेटर ले लिए, फिर आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनानी है जो आपने यूनिवर्सिटी को देनी है। वो आपसे पूछती है, उसमें बताना है कि मतलब मैंने ये वाली यूनिवर्सिटी, जो आपकी यूनिवर्सिटी, इसको क्यों चूज़ किया है, या मैंने इस कंट्री को क्यों चूज़ किया है जहाँ पे मैं मतलब मिसाल के तौर पे यूके में आ रहा हूँ। तो मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं यहाँ पे, अमेरिका भी है, कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, तो मैं वाई यूके, मैंने यूके को ही क्यों सेलेक्ट किया है, वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनानी है आपने। इसके अलावा जो है ना आपने अपना टीबी टीबी टेस्ट करवाना है। ठीक है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट कर लिए। टीबी टेस्ट जो है ना वो आपको यूके वीआई जो है ना उसके रिकमेंडेड अदारे हैं, आपने वहीं से करवाना है। ठीक है, कहीं और से नहीं करवाना आपने। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स वाले पार्ट में वीज़ा अप्लाई करने से पहले जो मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट कर लिए। ठीक है, आपके पास आगे आगे जी आपने वीज़ा अप्लाई करना है। अब वीज़ा अप्लाई अगर आप खुद कर सकते हैं तो मेरी ये पर्सनल सजेशन है कि खुद ही करें। ठीक है, बजाय आप कंसल्टेंट के पास जाएं और जगह जगह पे जाएं, ठीक है, और उन्हें फीस भी दें और उनकी गलत बयानियाँ भी सुनें, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि खुद करें। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो फिर करने की कोशिश ना करें। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आप इतने योग्य नहीं हैं तो ना करें। ठीक है, अगर आपका मतलब ये है कि आप मेल्स वगैरह करते हैं, आपको पता है कि मेल किस तरह करनी है या मतलब किस तरह जो है ना उसका रिप्लाई लेना है, ठीक है, तो वो फिर जो है ना आप खुद कर लें। अगर आपको नहीं पता कि मेल किस तरह करनी है तो फिर आप खुद पंगा ना लें, किसी कंसल्टेंट की हिदायत हासिल कर लें। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट्स के ले लिए आपने और यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी को सारे डॉक्यूमेंट्स आपने दे दिए। किस तरह दे दिए? यूनिवर्सिटी पहले नंबर पे आपको कंडीशनल ऑफर लेटर जो है ना इशू करती है। हम दूसरे पार्ट पे आ गए हैं। यूनिवर्सिटी पहले नंबर पे आपको कंडीशनल ऑफर लेटर इशू करती है। कंडीशन से मुराद ही आपको समझ आ रही है, कंडीशनल से कंडीशंस। वो आपको एक कंडीशंस लगाती हैं कि अगर आपने हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप ये कंडीशंस हैं, इनको पूरा करें। उन कंडीशंस में वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स लेती है। ठीक है, अब जिनकी मैंने पहले आपके साथ जिक्र कर चुका हूँ कि आपको आपकी इसनाद चाहिए, आपको आपके रेफरेंस लेटर चाहिए, आपको आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दे दी। इसके अलावा वो आप एक बैरियर लगाती है, वो है लैंग्वेज का बैरियर। ठीक है, और आजकल वीज़े के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम लैंग्वेज का ही बैरियर है। क्या आपने आइट्स किया हुआ है? आपके आइट्स में कितने बैंड्स आए हैं? ठीक है, या आइट्स के अलावा जो कोर्स हम जो है ना मतलब यूके वीआई ने एक्सेप्ट करती हैं, यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं, लाइक लैंग्वेज सर्ट है, लाइक ऑक्सफोर्ड है, लाइक डलिंगो है, लाइक टोफल है। ठीक है, तो उनमें से कोई कोर्स आपने किया हुआ है, उसमें से आपके कितने बैंड्स आए हैं? हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो आप प्रोवाइड कर देते हैं। डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए, लैंग्वेज बैरियर दूर कर दिया। ठीक है, और उसके बाद वो जो था आपका टीबी का टेस्ट, वो भी आपने उन्हें दे दिया। उसके बाद अगर उन्होंने एक कंडीशन लगाई हुई है कि आप फीस भी जमा करवाएं, तो
फर्स्ट आपने जो है इनिशियल डिपॉजिट देना होता है। इनिशियल डिपॉजिट कई डिफरेंट यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है। मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि ये 3,000 से शुरू होकर 6,000 तक जो होता है, मतलब इनिशियल डिपॉजिट जो आपने पे करना होता है। ये सारी चीज़ें आपने दे दी। इसके बाद जो है ना आप कोई यूनिवर्सिटी जो इशू करती है वो है अनकंडीशनल लेटर। वो कहती है कि जो कंडीशंस हमने स्टूडेंट्स पे लगाई थी उस इसने सारी पूरी कर दी हैं। अनकंडीशनल लेटर लेके आप कैश के लिए अप्लाई करते हो। अब कैश क्या बुला है, ये एक्सेप्टेंस लेटर है कि स्टडी एक्सेप्टेंस लेटर है जिसमें यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट करती है एज अ स्टूडेंट और आपको स्पॉन्सर देती है। ठीक है, कि अपनी तरफ से स्पॉन्सर देती है कि हम इस बंदे ने हमें फीस भी दे दी है, इसने अपनी जो है ना रिक्वायरमेंट्स जो हमने इससे की थी इसने वो सारी पूरी कर दी हैं, लिहाजा ये एक जेन्युइन स्टूडेंट है और हमें इस बात पे कोई इतराज़ नहीं। अगर ये हमारे पास पढ़ने आता है तो हम जो है ना इसको पढ़ाएंगे कि भी। ठीक है, और उसके बाद जो है ना आप अपने स्टेटमेंट शुरू कर देते हैं कंडीशनल लेटर आने के बाद। ठीक है, कंडीशनल लेटर के साथ स्टेटमेंट जब आपकी 28 दिन की हो जाती है फिर आप कैश के लिए जाते हैं। ठीक है, कैश में जो आप अपनी 28 दिन की स्टेटमेंट देते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट देते हैं और आपको कैश लेटर इशू होता है। वो एक्सेप्ट कर लिया यूनिवर्सिटी ने, आपको एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लिया। कैश लेटर आप यही कह लें कि आपका 99% वीज़ा ही है। ठीक है, जब यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है तो एम्बेसी ज़्यादा फिर चेक्स आप पे नहीं लगाती। आपने आपका कैश तक हो गया। ये हमारे दो पार्ट्स हो गए हैं। आगे हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी पार्ट की तरफ। आखिरी पार्ट हमारा क्या है कि मतलब आपका कैश तक का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आप कैश की बेस पे फिर वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाते हैं कैश लेके। वीएफएस की अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। वो कभी कभी आपको लेट मिलती है तो जिसके लिए आपके प्रॉब्लम भी होता है, तो उसके बड़े तरीके हैं। कंसल्टेंट्स के पास बड़े तरीके हैं। आप यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको बड़े तरीके मिलेंगे कि आपने किस तरह जल्दी लेना है। उसकी ऐप्स भी हैं, उसके एजेंट्स भी हैं जो आपको जल्दी डेट दे देते हैं। ठीक है, या आप खुद अपने तरीके से जो है ना, अगर आपको डेट नहीं मिलती तो डेट चेक करते रहें। ठीक है, अगर कोई कैंसिल करता है तो उसकी जगह आप बुक कर लें। तो ये लोग भी इसी तरह ही मतलब डेट लेते हैं और कोई ये नहीं है कि इनका अंदर बड़ा कोई रिलेशन है या कोई तल्लक है, कोई इस तरह की बात नहीं होती। आप खुद भी डेट चेक करते रहें अपॉइंटमेंट की। ठीक है, अगर आपकी मतलब कोई बंदा कैंसिल करता है दरमियान में से तो वहाँ से जो है ना आप अपनी बुक करें और अपनी बुक करके आप वहाँ पे चले जाएं। वहाँ पे आपका थंब प्रिंट्स लेंगे, उसकी फ़ीस है, फ़ीस आपने जमा करवानी है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना आपके वहाँ पे थम्स लेंगे, आपसे आपका पासपोर्ट लेंगे, आपके सारा कैश लेटर, ऑफर लेटर, हर चीज़ को चेक करेंगे। आपसे आपकी जो वहाँ पे आपकी तस्वीर बनेगी और आपकी मतलब 10 की 10 उंगलियों के जो है ना थंब लगेंगे। आपने वहाँ पे वीज़ा अप्लाई कर दिया, अपना एम्बेसी की फ़ीस भी जमा करवा दी, वीज़ा फ़ीस भी जमा करवा दी। और उसके बाद आता है जी, वो आपसे कहते हैं कि आपने प्रायोरिटी सर्विस लेनी है या नॉर्मल सर्विस लेनी है। अच्छा जी, नॉर्मल सर्विस ये है कि इसमें जो है ना आपका 21 दिन के अंदर वीज़ा आता है। 21 दिन, 22 दिन या 1 महीना भी लग जाता है। जबकि प्रायोरिटी सर्विस का ये है कि मतलब उसमें आपका वीज़ा आ जाता है लाइक 7 डेज़ में। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि 7 डेज़ में आए। मैं बहुत से स्टूडेंट्स को जानता हूँ, बड़े मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई किया, मतलब उसकी 50-60 हज़ार रुपये फ़ीस भी ज़्यादा थी, मगर उनका वीज़ा हमसे भी लेट आया या हमारे साथ आया। तो ये इस तरह का काम है कि मतलब छक्का ही है कि हो सकता है कि आपका 7 दिन में आ जाए, या इस तरह के मतलब आप ये कह लें कि 20% या 50-50 कह लें कि 50% लोगों का वीज़ा जो 7 दिन के अंदर आ जाता है, मगर 50% लोगों को वेट ही करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नॉर्मल ही जो है ना अप्लाई करें वीज़े के लिए। तो दोस्तों, ये मैंने ब्रीफली जो है ना छोटी सी वीडियो में आप सबको जो है ना मतलब टोटल प्रोसेस समझाने की कोशिश की है। होप्स हो कि आपको जो है ना इस बारे में समझ आई होगी। अगर मज़ीद आपको किसी बात की समझ नहीं लगती, ठीक है, तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको लाजमी जो है ना मतलब रिप्लाई करूँगा। अपना ख्याल रखें। ठीक है, आप सबके लिए नेक ख्वाहिशात हैं। अल्लाह आपके मुस्तकबिल में आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।